वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आइए आज डिस्कशन करेंगे यूनिट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पर, संविधान पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन है इसका। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ फेडरल इन नेचर। ये एक संघ है प्रकृति के रूप में। इट इज़ अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में ये जो है इफेक्ट में आया। इट्स अडॉप्शन इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसका जो है अडॉप्शन इसको स्वीकार करना ही रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है इंडिया में हर साल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सवर्जन कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा जो है कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है लिखित में। इट्स सेट्स आउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शामिल किया गया है और ड्यूटीज ऑफ सिटीजन बताया गया है कि नागरिकों की क्या ड्यूटीज़ हैं। The key person behind the Constitution of India was डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंडिया में। उनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ही वॉज लर्न पर्सन एंड हैड गुड विजन ऑफ फ्यूचर इंडिया। इनको जो है इंडिया के लिए गुड विजन था। One of the repeated criticism of the Indian Constitution is that it is very little original and mostly borrowed from other constitution। और यह भी कहा जाता है इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म में कि यह जो है अदर कंट्रीज से लिया गया है, यह बहुत कम ही ओरिजिनल है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं? तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या लिखित है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉन्गेस्ट written constitution containing a preamble, 395 article in 22 parts। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो आर्टिकल 395 में 22 पार्ट्स में है और 12 उसमें शेड्यूल्स बनाए गए हैं, 5 अपेंडिक्स बनाई गई हैं। यह जो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान है लिखित में। Exceptional combination of rigidity and flexibility on a daily basis a person realizes that it is not simple to make changes in a written document। तो written document में daily basis पे हम changes नहीं कर सकते हैं, ये possible ही नहीं है। Concerning to the constitution यूजुअली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर rigid या फिक्स है। लिखित हमारा जो संविधान है वो फिक्स है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फ्रिक्वेंटली मेक चेंजेस इन देम। ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसमें चेंजेस कर सकें। देन है फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़। इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ बताई गई हैं। फंडामेंटल राइट्स आर वेल नोन टर्म दैट विच पर्सन इज़ फैमिलियर। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जिनसे हम फैमिलियर हो चुके हैं। These rights are generally noticed in newspaper और while watching television। हम इन राइट्स को न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं या टीवी पे भी देख सकते हैं। द सेपरेट चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया known as the conscience of the constitution contains these fundamental rights। conscience नाम से एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स पर जो बेस्ड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स देयर इज अ सेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैविंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वह फंडामेंटल राइट से अलग एक सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं हमारे संविधान की। This is directed at safeguarding great
greater social and economic reforms and serving as a guide to the state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses and eliminate social discrimination। ये जो है पॉवर्टी को कम करते हैं और सोशल डिस्क्रिमिनेशन सामाजिक भेदभाव की भावना को कम करते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इन फेडरल कंट्रीज like the United States of America, judicial system is not integrated। अमेरिका में जुडिशियल सिस्टम को नहीं एकीकृत किया गया है। Dissimilar to them, the Indian Constitution has established an integrated judicial system। इंडिया में जुडिशियल सिस्टम को अपनाया गया है। संविधान में सिंगल सिटीजनशिप पे बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। There is a provision for a single citizen in the Indian Constitution। एकल नागरिकता पे ये बेस्ड है। It simply means that even India is a citizen of India. Indian is a citizen of India regardless of the place of a person's residence or birth in the country। तो यह एकल नागरिकता पर बेस्ड है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज in yet another important feature of the constitution, value of equality and justice are shown where every Indian attains certain age। एट प्रेजेंट 18 ईयर्स एज बताई गई है। हैज़ द राइट टू वोट, वोट का जो है अधिकार दिया गया है अडल्ट को। फेडरल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो फेडरल सिस्टम बताया गया है और पार्लियामेंट का एक जो है पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोवाइडिंग फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट आउट द गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये जो है एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल और डॉक्यूमेंट है लोगों के लिए। इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द डॉक्यूमेंट डिराइव इट्स अथॉरिटी, मीनिंग एंड द पीपल। ये बताता है लोगों को कि क्या अथॉरिटी है, क्या अर्थ है और लोगों के लिए। द होप एंड द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एज वेल एज आइडियल्स बिफोर आवर नेशन आर डिस्क्राइब्ड इन द प्रियम्बल इज क्लियर वर्ड। कुछ क्लियर वर्ड्स बताए गए हैं जिसके थ्रू हमारे संविधान को या हमारे देश को डिफाइन किया जाता है। द प्रियम्बल कैन बी रिफर्ड टू एज द प्रीफेस विच हाईलाइट्स द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, यही हमारे पूरे संविधान को एक हाईलाइट्स के रूप में प्रेजेंट करता है। इट वॉज अडॉप्टेड, इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया था बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड केम इनटू फोर्स, और यह जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो ये हमारा प्रियम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the residency of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये हमारा प्रेम्बल है जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, और इसमें 5 पॉइंट्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो है सोवर्जन, सोशलिस्ट,
सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के क्या फीचर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो सोवरेन, इट मीन्स फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर। इसका मतलब है कि जो विदेशी शक्तियां हैं उनसे हमारा देश फ्री है, उनके कंट्रोल से फ्री है। एंड इंटरनली हैज़ अ फ्री गवर्नमेंट, और इंटरनली भी इसमें फ्री गवर्नमेंट है, विच इज़ डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो इसमें गवर्नमेंट काम कर रही है वह पीपल के द्वारा ही चुनी गई है। एंड मेक लॉज दैट गवर्न द पीपल, और ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो पीपल को गवर्न करते हैं। देन सोशलिस्ट सेकेंड पॉइंट है। तो बिफोर द टर्म वॉज एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट इन 1976, जब 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तब सोशलिस्ट टर्म को इसमें यूज़ किया गया, समाजवादी टर्म को इसमें यूज़ किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ socialist content in the form of the certain directive principles of the state policy। इसको जो है इंक्लूड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट पॉलिसी के। द टर्म सोशलिस्ट है हेयर मीन्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यहाँ पे जो है लोकतांत्रिक समाजवाद था। सेकुलर थर्ड पॉइंट है। सेकुलर मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल विच इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। अकॉर्डिंग टू संविधान और नियम जो बनाए गए हैं संविधान के द्वारा, उनसे यह बताया गया कि सेकुलर का मतलब ही है कि गवर्नमेंट और उन यहाँ रह रहे लोगों में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। इसको भी, सेकुलर को भी 42 अमेंडमेंट जब हुआ था 1976 में, तब इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, प्रियम्बल में इसको लाया गया। द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, तो जो सरकार है वह हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करती है। फिर है फोर्थ पॉइंट डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट्स द लास्ट पार्ट give to ourselves this constitution clearly indicate the democratic spirit involved even in the constitution। तो जो हमारे प्रियम्बल प्रस्तावना की स्टार्टिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के निवासी या हम भारत के लोग, और लास्ट पॉइंट जो है गिव टू आवर सेल्फ दिस कंस्टिट्यूशन, इस संविधान के लिए खुद को दे रहे हैं। ये दोनों ही पॉइंट जो है इंडिकेट करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है रिपब्लिक, गणतंत्र। in a republic form of government the head of the state is an elected person and not a heritage nomarch। तो जो पर्सन होता है गवर्नमेंट का जो हेड है वह लोगों के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है, वो कोई हेरिडिटी से नहीं बना है, या वो जो है This word denotes a government where no person hold a public power as proprietary right। तो किसी भी पर्सन को ये proprietary right नहीं है कि वह जो है हमेशा गवर्नमेंट पे इलेक्ट रहेगा, ये टोटली पर्सन पे डिपेंड करता है। देन सिक्स पॉइंट है जस्टिस। तो जस्टिस का मतलब है न्याय। द आइडियल ऑफ द जस्टिस इम्प्लाइज अ सिस्टम वेयर इंडिविजुअल कैन रियलाइज देयर फुल पोटेंशियलिटी। तो जस्टिस बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या लीगल जस्टिस हो, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सेवन पॉइंट है लिबर्टी। The idea of liberty refers to the freedom on the activities of the Indian nationals। तो ये जो है लिबर्टी पर काम करता है, फ्रीडम पर, स्वतंत्रता पर काम करता है। इसके बाद है इक्वालिटी। द एविसेस दैट नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी enjoys social privileges and individual are provided with the adequate opportunity without any discrimination। तो इक्वालिटी में बताया गया है कि सभी को समानता मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फ्रेटर्निटी, this refers to a feeling of brotherhood and a sense of belongingness with the country among its people। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसमें भाईचारा होना चाहिए, बिलोंगनेस की जो है फीलिंग होनी चाहिए एक दूसरे के अंदर। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन, क्या प्रोविज़न दिए गए हैं एजुकेशन के लिए। तो इसमें शामिल है इक्वालिटी, सभी को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सिक्योर इक्वालिटी टू ऑल इट्स सिटीजन इंक्लूड चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर चिल्ड्रंस के लिए इसमें इंक्लूड किया गया है समानता के लिए। आर्टिकल 14 हमारा बताता है कि द स्टेट shall not deny to any person equality before the law and equal protection of the law within the territory of the India। और आर्टिकल 15 हमारा बताता है क्लॉज 2, the state shall not discriminate against any citizen on ground of the religion, race, caste, sex, place of birth and any of them।
तो आर्टिकल 15 हमारा बताता है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए नागरिकों के साथ में, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, रिलीजन से, बेसिस, रेस से, कास्ट से, सेक्स से या प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो। देन सेकुलर एजुकेशन सेकंड पॉइंट है। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है। इट इज़ अ नेशन वेयर स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ऑन रिलीजन हैड ऑलवेज बीन गिवन अ हाई स्टीम। तो स्पिरिचुअलिटी जो है यहाँ के लोगों को हाई स्टीम देता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड on religion or language are given full rights to establish educational institution of their choice। तो यह जो है लोगों को फ्रीडम होती है कि वह अपने अकॉर्डिंग चुन सकें। अकॉर्डिंग आर्टिकल 25 सबसेक्शन 1 बताता है of the constitution guarantees all the citizens the right to have freedom of the conscience and the right to practice and propagate religions। Article 28 subsection 1 states no religion constitution shall be provided in any educational system institution if wholly maintained out of the state fund। Article 28 subsection 2 states nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which inquires that religious instruction shall be imparted to such institutions। तो ये आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है आर्टिकल 30 तक के लिए। देन है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो सभी को मुफ्त और आवश्यक शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। आर्टिकल 45 इसके बारे में बताता है। डेडिकेटिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा हुआ है द स्टेट सेल endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all child until the complete of the age of 14 years तक के बच्चे को जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 12 बताता है द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल local and other authorities within the territory of the India and under the control of the government of India, it is clearly directed in Article 45 of the Constitution that the provision of universal, free and compulsory education becomes the joint रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। तो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 45 में बताया गया है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस, तो आर्टिकल 15, 17, 46 में बताया गया है कि एजुकेशन जो है वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करानी चाहिए। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारे सिटीजन्स के और शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके लिए इसमें बताया गया है आर्टिकल 15, 17 और 46 में कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। देन है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 29 बताता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी जो है सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, अस्वीकार नहीं करना चाहिए किसी भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो या किसी भी रिलीजन का हो। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 30 जो है डील करता है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ से, उनको भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, तो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए जाने चाहिए सिटीजन्स को, वो उनकी मदर टंग में होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। इससे आर्टिकल 26 और आर्टिकल 350 डील करेगा। देन प्रमोशन ऑफ हिंदी, हिंदी के प्रमोशन पर सभी को बल देना चाहिए। आर्टिकल 351 जो है इससे डील करेगा। हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए जो है स्टेप्स लेने चाहिए। इसके लिए जो है एंट्रीज़ की गई हैं 36, 63, 64, 65, 66 की लिस्ट है पूरी एंट्रीज़ की। वुमेन्स एजुकेशन पे स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 1, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 जो है वुमेन एजुकेशन के लिए दिया गया है। इसके बाद एजुकेशन इन द यूनियन टेरिटरी के लिए भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 239 इससे डील करेगा। एजुकेशनल एंड कल्चरल रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज़ बताया गया है, एंट्री 13 इससे डील करेगी। फिर सोसाइटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बताया गया है कि प्रियम्बल कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे एजुकेशन को। तो इसमें आइए देखते हैं कि प्रियम्बल किस तरह से जो है इन्फ्लुएंस करेगा। एवरी सिटीजन मस्ट हैव द राइट टू हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू लीड अ लाइफ, तो हर एक इंडिविजुअल के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए। प्रोफेशन ऑफ द कॉमन रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, कॉमन रिसोर्सेज होने चाहिए सभी के पास। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री शुड नॉट बी सच दैट इट डायरेक्ट्स द वेल्थ टू स्पेसिफिक क्लास एंड लीव द अदर डिप्राइव्ड ऑफ इट। डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फिक्सेशन शुड नॉट, तो किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी जेंडर बायसनेस के साथ या जेंडर बायस हो जाए आप। सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड नॉट बिकम विक्टिम नहीं होने चाहिए किसी भी जो है नागरिक
किसी भी कंट्री के सिटीजन एंड यूथ शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मिस ट्रीटमेंट से प्रोटेक्ट करना चाहिए नागरिकों को और युवा को। सो थैंक यू एवरीवन।